नमस्कार। भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की वकालत की थी। लेकिन जिस एक दलित और नेता ने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई थी, वो थे काशीराम। लेकिन दलितों की सामाजिक स्थिति और उनके उत्थान को लेकर काशीराम की जो सोच थी, वो आज किसी भी नेता में नहीं दिखती। काशीराम की जीवनी लिख चुके बद्री नारायण कहते हैं, काशीराम की विचारधारा अंबेडकर की विचारधारा का एक नया संस्करण है। वो कहते हैं, हिंदी क्षेत्र में जो सियासी व्यवस्था और उसका संचालन है, उन्होंने उसे बहुत ही गहराई से महसूस किया था और इसमें बदलाव का रास्ता निकाला था कि एक राज्य की सत्ता पर काबिज होकर जनता का विकास करना और इसके जरिए सामाजिक बदलाव लाना सोच थी। काशीराम की मौत के बाद उनकी विचारधारा के मुताबिक मायावती सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई तो लड़ रही हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव का काम उनसे छूटता जा रहा है। यानी आधा काम तो वो कर रही हैं, बाकी का आधा काम दलित आंदोलन में लगे अन्य संगठनों को भी करना चाहिए। भारत की आबादी का करीब 16.6% दलित है और इनमें से करीब आधे 4 राज्यों में हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में निवास करते हैं। पूरे देश के कुल दलितों का 5वां हिस्सा यानी उत्तर प्रदेश में रहता है, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बहुत बदलाव नहीं आया है। दलितों की स्थिति में इतना परिवर्तन जरूर आया है कि एक मध्यम वर्गीय विकसित हो गया। सत्ता प्रजातंत्र के जो फायदे हैं वो दलितों के एक वर्ग तक पहुंचा है और वो शक्तिमान हो गए, वो शक्तिशाली हो गए। लेकिन ज्यादातर दलितों का एक बड़ा भाग अभी भी पिछड़ा और दमित है। उनका सशक्तिकरण होने की जरूरत है। इसके उलट कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि आज काशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ मायावती। कोई दूसरा दलित नेता उनका नाम तक लेना नहीं चाहता। लोग कतराते हैं। काशीराम ने बहुजनवाद की संरचना की। उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर जो युग्म बनाया, वो भारतीय राजनीति के लिए एक नवीन प्रयोग था। विवेक कुमार कहते हैं, उन्होंने दूसरे वंचित समाज को बताया कि आपका वोट प्रतिशत 85% है और 15% वाले राज कर रहे हैं। तो ये एक नवीन प्रयोग था, नवीन नारे थे और लोगों को आंदोलित करने की एक नवीन प्रक्रिया थी। एक कैडर था। वो कहते हैं, आरएसएस और लेफ्ट पार्टी की तरह उन्होंने बहुजन दलित आंदोलन में कैडर की परंपरा की शुरुआत की थी। वो कैडर, वो बाम से अभी मरा नहीं है। लगातार वो अंबेडकरवाद की लकीरें खींचे हुए है, जो समय समय पर चुनावी परिणाम एक बड़ा संदेश देता आया है। आज अगर भाजपा या संघ से कोई लड़ सकता है तो यही कैडर है। ये काशीराम का बहुत बड़ा योगदान है। काशीराम के समय में बहुजन समाज को लेकर जो विचारधारा थी, उसमें बड़ा बदलाव आया है। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, बहुजन विचारधारा वही है, आंदोलन भी वही है। लेकिन अगर आप राजनीति को देखेंगे तो काशीराम कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक प्रजातांत्रिक राजनीति के तहत सभी समाज को, वर्गों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वही मायावती कर रही हैं। वो कहते हैं, जब वो पिछड़े वर्ग या मुसलमानों को टिकट देती हैं तो कोई नेता नहीं कहता कि कोई नेता कुछ बोलता नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को टिकट दे दे तो सबको ये ब्राह्मणवाद लगता है। जबकि ये जितनी जिसकी संख्या है उतनी हिस्सेदारी की अवधारणा के अनुसार वो देती हैं। वो कहते हैं, बाहर बैठे कुछ राजनीतिक पंडितों की भाषा शैली कहीं ना कहीं बहुजन समाज के पक्ष की नहीं, विपक्ष के जैसी होती है। किस प्रकार वो खोट निकालें, उसे कैसे खंडित करें, उसे नकारात्मक कैसे दिखाएं, ये उनकी भाषा शैली में दिखता है। यही कारण है कि मायावती आज काशीराम के दिखावे रास्ते पर नहीं चल रही हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है। वो मायावती की दूरदर्शिता की तारीफ भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दूरदर्शिता के अंतर्गत बीते वर्ष एक चुनाव में बहुजन बहन जी ने अपने मतदाताओं को केवल यह कहा था कि आप पार्टी के वोट को ट्रांसफर कर दीजिए। ये अपने आप में भारतीय राजनीति की पराकाष्ठा ही कही जाएगी, जिसमें केवल इशारों के साथ साथ 100% वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या भारत में कोई राजनीतिक दल ऐसा दावा कर सकता है? संभव नहीं है। वहीं बद्री नारायण कहते हैं कि आज कुछ दलित हिंसा की राजनीति में भी शामिल हो रहे हैं।
काशीराम अतिवाद का विरोध करते थे, वो कभी भी उग्रवादी चेतना से लैस नहीं थे। दलितों से कहते थे कि हिंसा के रास्ते पर मत जाओ, लेकिन आज कुछ दलित हिंसा के रास्ते पर भी जाते हैं, जो काशीराम की विचारधारा बिल्कुल नहीं है। मायावती के सिवा आज कोई भी दलित नेता लेकर नहीं चल रहा है। यहां तक कि आज के दलित नेता काशीराम का नाम भी लेना नहीं चाहते, वे परहेज करते हैं। अगर काशीराम को सचमुच मानकर चल रहा है कोई, तो उसे भारत रत्न दिलाने की मांग करनी चाहिए थी। जो सिर्फ भारतीय राजनीति को बदला जिन्होंने, उन्हें क्या भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? ये सवाल उठते हैं। अगर किसी ने इसकी मांग की है तो वह बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ही की है। दूसरे लोग काशीराम की विचारधारा या उनके बताए मार्ग पर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। काशीराम ने पार्टी के गठन के साथ बहुजन समाज पार्टी का एक पुख्ता आधार तैयार किया था। वे देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूमकर 1984 से लगातार केवल पिछड़े दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों के बीच अभियान चलाते रहे। 1991 में इटावा से उपचुनाव जीतने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी राजनीति में नया समीकरण आरंभ हो गया है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के इरादे से मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। बहुजन के हित को देखने के लिए मुलायम सिंह और काशीराम के बीच जिस तरह का सुलह हुआ, उसे दोहराने की जरूरत है। तब काशीराम ने दलितों के हितों से कोई समझौता नहीं किया था। गठबंधन भी इसी को लेकर हुआ था और इसी को लेकर टूटा भी। उसमें एक गहरा सामाजिक कारण था। अभी मायावती को उसी फार्मूले के तहत गठबंधन करना होगा। सामाजिक स्तर पर जो विरोधाभास है उसे सुलझाना होगा। यह एक कठिन काम है। दलितों के उत्थान को लेकर काशीराम की जो सोच थी, उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए। वे इन्हें लेने वाले समाज से देने वाले समाज में तब्दील करना चाहते थे और उन्होंने एक सोई हुई कौम को जगाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की थी। भारतीय राजनीति में जीत और हार व्यक्ति की प्रसिद्धि की निशानी हो सकती है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिनको जीत और हार से डिगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभी भी आंदोलन के मूड में हैं। उनका लगातार वोट प्रतिशत बना रहता है। हर चुनाव के बाद मायावती और उनकी पार्टी को खत्म बता दिया जाता है, लेकिन अगले चुनाव में वो उसी शिद्दत के साथ एक बार फिर सामने दिखाई पड़ती हैं। काशीराम ने 80 के दशक में राम को अत्याचारी और गांधी को धोखेबाज कहकर कांग्रेस और भाजपा की राजनीति पर हल्ला बोला था और फिर पूना समझौते का विरोध करते हुए दलितों को कांग्रेस के चमचा युग से बाहर निकालकर स्वतंत्र नेतृत्व प्रदान किया था। वे महाराष्ट्र से लेकर सुदूर केरल तक विंध्या पार के समस्त दलित बहुजन आख्यान को उत्तर प्रदेश की धरती पर उतार रहे थे और ब्राह्मणवाद के पालने में झूल रहे मनवाद से युद्ध कर रहे थे। वे कहीं पेरियार, फूले, नारायण गुरु और अंबेडकर का मेला लगवाते तो कहीं साइकिल और पैदल यात्राएं निकाल दिया करते थे। इसी आक्रामकता में उनके समर्थकों ने गुलामगिरी, तमिल रामायण, रीडल इन हिंदुइज्म की कहानियां प्रचारित की, तो अछूतानंद, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा जैसे समाज सुधारकों और दादू दयाल रैदास व दूसरे दलित संतों की कथनों और वचनों को जनता के सामने प्रकट किया। इस दौरान काशीराम ने सैकड़ों साथी कामरेड तैयार किए और उन्हें मिशन की राजनीति और सत्ता की राजनीति में लगाया। आज मायावती अपने को काशीराम की एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करती हैं, लेकिन एक सच में यह भी है कि उन्होंने विचारों की सारी तलवारों को अपनी माया की म्यान में डालकर महत्वाकांक्षी की तिजोरी में बंद कर दिया है। ये भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं करती। अगर पालिका चुनाव में उन्हें दूसरा स्थान मिला तो वो अल्पसंख्यक समाज की मजबूरी के कारण, वरना मायावती के नेतृत्व में बहुजन विचार और दलित आंदोलन महज जन्मदिन पर चंदा उगाही वाला हो गया है। इतना ही नहीं, दलित नेताओं को कांग्रेस के जिस चमचा युग से निकालकर काशीराम ने पढ़ने, संघर्ष करने और आंदोलन करने का आह्वान किया था, वो एक पूरी की पूरी जुझारू पीढ़ी को तैयार किया था। उन सबको मायावती ने चमचा बनने पर मजबूर कर दिया और जो नहीं बनना चाहते थे उन्हें पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया। नतीजतन वे भाजपा के नेतृत्व में एक नए चमचा युग में प्रवेश कर गई। पहली बार मायावती के सत्ता में आने के बाद दलित समाज में जिस साहस और स्वाभिमान का संचार हुआ था वो अद्वितीय था।
सही है कि बसपा से समय समय पर अलग अलग कारणों से निकाले गए या निकल गए दीनानाथ भास्कर, नाम तो याद ही होगा, मसूद अहमद, राज बहादुर, बरखूराम, राशिद अलवी, दद्दू प्रसाद, जुगल किशोर, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य और आर के चौधरी जैसे नेता या तो अन्य पार्टियों में जाकर खो गए या बाहर रहकर अपनी हैसियत नहीं बना पाए। उनके जाने से बहन जी की राजनीतिक हैसियत भी बढ़ी और वे पार्टी की एक छत्र नेता बन गई। इसके बावजूद यह मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि काशीराम के तमाम साथियों के पार्टी छोड़ने और मिशन के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने से बसपा सर्वजन तो क्या, बहुजन की पार्टी भी नहीं रह गई। वो महज मायावती की जेबी पार्टी बनकर रह गई। बहन जी चाहती तो 2007 से 2012 तक के बहुमत और 5 साल के मुकम्मल शासन में भूमि सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कामों पर ध्यान देकर प्रदेश को बहुजन विचार का एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद, हिंदुत्व और पूंजीवाद सभी से समझौता करके अपनी राजनीति को महज मायावाद के रास्ते पर डाल दिया। जो खिसकते वोट बैंक के खोखले वृक्ष के सहारे खाई के ऊपर लटकी है और उसे भाजपा के विफल होने या सपा या कांग्रेस से समझौते के माध्यम से किसी चमत्कार की उम्मीद है। सच तो सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। बाकी आप क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय अवश्य प्रस्तुत कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। हम निष्पक्ष के साथ अपने नजरिए को सच के रूप में देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं बल्कि सच से रूबरू कराना है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी है यह हमें अवश्य बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में बाबा साहब आंबेडकर की सोच सूझबूझ नेक इरादे पर आधारित। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।